इनका चैनल मैंने देखा है। मैंने कल ही उनका पूरा वीडियो देखे, लाइक किए हैं। बहुत शानदार वीडियो अच्छे हैं। वीडियो आप देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको लेना है, आपको अगर कुछ लगे कि नहीं मुझे कुछ सीखना है, कोई सा नई चीज देखनी है एग्रीकल्चर के बारे में, तो आप कुछ अपडेट लेनी है, लेटेस्ट अपडेट लेनी, तो आप इनसे जुड़िए बकायदा, इनको सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट कीजिए इनके उस पर, अगर आपको कुछ दिक्कत हो, क्यूरी हो। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में भी आपको कुछ पूछना हो मुझसे, तो आप इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है। आपको कैंपस टूर के बारे में जानना हो, आपको टॉपर इंटरव्यूज के बारे में जानना हो, अगर आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना हो, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एबीएम वगैरह, जो भी आपको लगे, जिस चीज जानना है, ये इस यूट्यूब चैनल पे आपको सब कुछ मिल सकता है। आपको सारे अमेजिंग, यूनिक, एक्सक्लूसिव मिल सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस मिल सकते हैं। जो लगे आप इससे जुड़िए। बहुत अच्छा चैनल है, मैंने इसको देखा है। ये बंदा फील्ड से जुड़ा होके, मतलब खेत में इवन काम करते हुए ब्लॉग बना देता है। बहुत चीजें इसने बताई है, मैंने देखा है, मेरे को बहुत शानदार चैनल लगा। मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे लगा है कि हाँ, ये चैनल वर्दी है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच और सर। मैं भी इसको थैंक यू बोलता हूँ कि इसने मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया कि मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट कर पाऊँ स्टूडेंट से, क्योंकि मुझे मेरी भी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एग्रीकल्चर टॉपर्स का इंटरव्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कौन सी बुक फॉलो की थी, कितने टाइम से स्टार्ट किया था, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या प्रिपरेशन स्टडीज थी और उन्होंने किस तरह मेन एग्जाम को हैंडल किया, ये सब पूछेंगे ताकि आने वाले जूनियर्स और बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को उसका फ़ायदा मिल सके। अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं, यानी कि ICAR, BHU या किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एग्जाम जैसे AFO, SO, AO, डब्ल्यू, या आपने कोई भी एग्जाम क्लियर किया हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा। आप वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वापस रिप्लाई जरूर करूँगा, कांटेक्ट जरूर करूँगा। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एजुकेट चैनल में। मैं अंकित कुमार, इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त। आज हम एग्रोनॉमी के अंदर ऑल इंडिया टॉपर, यानी कि ऑल इंडिया रैंक इनकी 9 है और कैटेगरी रैंक 4th है, से मिलवाने जा रहा हूं आपको। का नाम मिस्टर अभिषेक पाटीदार है और ये मध्य प्रदेश स्टेट से हैं और इन्होंने BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर से की है और अब इनका सिलेक्शन IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में हो गया है। अब वहीं से अपने साथ बात करेंगे, यानी थैंक यू अंकित। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक पाटीदार। I secured all India rank 9th in JRF Agronomy 2021. So first of all, I will thank to Ankit and AG Guru that he had given me this opportunity for sharing my views and opinions for the preparation of JRF Agronomy 2022. आप बता दीजिए आपने किस ईयर से, किस सेमेस्टर से अपने JRF एग्रोनॉमी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था? बेसिकली आई स्टार्टेड फ्रॉम सेकेंड ईयर ओनली। बट उस टाइम पे क्या था कि थोड़ा सा सेकेंड ईयर में आते, फर्स्ट ईयर का माहौल देख के सेकेंड ईयर में आते, सीनियर बनते तो इतना पढ़ाई होता नहीं है। तो बट मैंने सोच लिया था कि अपने को JRF करना है, तो मैंने स्टार्ट किया था सेकंड ईयर के एंड सेम से और थर्ड ईयर फर्स्ट सेम से। बट मैंने बुक्स मंगा ली थी सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर से मैंने स्टार्ट किया था। पर बेसिकली अगर आपको स्टार्ट करना हो तो थर्ड ईयर का जो सेकंड सेम है वो बेस्ट टाइम है आपके लिए। और इवन जो फोर्थ ईयर में है, अगर फोर्थ ईयर में वो सोच रहा है कि नहीं मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट नहीं किया है, मैं फोर्थ ईयर में स्टार्ट किया हूँ तो मेरा क्या होगा, तो वो बात भी होता, आपको कुछ नहीं करना है, फोर्थ ईयर में भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। पर आपको नॉर्मल जो टाइमिंग है प्रिपरेशन करने के लिए, वो है बेसिकली थर्ड ईयर का लास्ट सेम। यस सर। तो आप कितना टाइम पढ़ते थे, कितना घंटे देते थे स्टडी को? देखो, पढ़ाई में तो देखो कोई टाइम नहीं है। पढ़ना तो वो डिपेंड करता है आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर कि आप कितना मतलब कितनी जल्दी कैचिंग पावर आपकी होनी चाहिए, कितना जल्दी आप समझ सकते हो, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है। ऐसा कोई टाइम डिसाइड तो नहीं है कि आप कितना घंटा पढ़ सकते हो, कितना घंटा आप दे सकते हो। क्योंकि कोई बंदा ऐसा भी रहता है जिन्होंने 16-16 घंटे पढ़ के भी JRF नहीं निकला है, तो वो आपके स्टडी के ऊपर रहता है कि आप कितना तैयारी करो। मैं तो बोलता हूँ इवन आप 9 घंटे पढ़ के भी एग्जाम निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ऐसा है नहीं, बस आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। घंटों से मत चलिए पढ़ने का, बस आप पढ़ना चाहिए।
आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि आज मेरा 4 घंटे है तो मैंने 4 घंटे बांट लिया है कि ये बुक मेरे को आज कंप्लीट करना है, ये सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, 4 घंटे में ये पोर्शन मुझे कंप्लीट करना है, तो मुझे कंप्लीट करना है। अब इस बीच में आपको कोई सी दिक्कत आई तो वो 4 घंटे में आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, वो 4 घंटे आपके कंटिन्यू बने रहने चाहिए। तो आप टाइम मत देखिए, आप पढ़ना चालू कीजिए बस। यस सर। टाइम में मेरा तो 12-13 घंटे, स्टार्टिंग मेरा 4 घंटे 12-13 घंटे हुआ, ऐसे करके आप टाइम अपने आप बढ़ता है, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है सब्जेक्ट में, अपने आप टाइम बढ़ता है। यस सर। तो आपने सेल्फ स्टडी की थी या कोई कोचिंग ज्वाइन की थी? नहीं, मैंने तो देखो हमारे टाइम तक जो हमने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, पर हमने लिया था, कोचिंग भी लिया था, बट कोई मतलब नहीं रहा कोचिंग का, क्योंकि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ाते हैं और वो मेनली एफओ वगैरह के लिए होती है कोचिंग, और वो सिर्फ एक पैकेज निकाल देते हैं कि हम इतना पैकेज में आपको पढ़ा देंगे, और होता कुछ नहीं है। वो बंदे से तैयारी करवाओ। अगर आपको कोचिंग भी लेना है तो आप उस बंदे से पढ़ो जिसने या तो फिर रैंक जिसने सिक्योर किया हो रैंक, कहीं अच्छी इंस्टीट्यूट में पहुंचा हो, या फिर कोई टीचर हो जो पर्टिकुलर उस चीज के लिए ही पढ़ा रहा हो। अदर चीज जैसे एफओ वाला कोई बंदा आपको पढ़ा रहा है तो वो एफओ का सिलेबस ही पूरा अलग है, आपको वहाँ लॉजिकल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको वहाँ रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट याद करने हैं। बट जेआरएफ उसका पूरा अलग है, जेआरएफ में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर होने चाहिए। तो वो बंदा आप चूज करो, या वो अगर आपको खुद को भी करना समझ में आ रहा है तो आप बराबर कर सकते हो। हमको तो हमारे सीनियर ने गाइडेंस किया था, तो हमको दिक्कत नहीं आई है, दिक्कत तो हमने फेस की है, बट ऐसा है कि गाइडेंस हमको मिला तो थोड़ा सा हो गया। यस सर। तो अब आप बुक लिस्ट के बारे में बता दीजिए, थ्योरी बुक्स, ऑब्जेक्टिव बुक्स, सभी बुक्स के बारे में। तो सबसे पहली बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, एस.आर. रेड्डी जिसने लिखी है। इसमें आपको थोरोली ही पढ़ना है, डीप बुक है। आप इससे स्टार्ट तो आप रेड्डी एंड रेड्डी से कीजिए, क्योंकि वो बुक है कंसेप्चुअल बुक। जो एस.आर. रेड्डी बनी है मेनली पर्पस बनी है वो रिसर्च के लिए, इन चीजों के लिए बनी है, तो उसमें दिया है, ठीक दिया है, थोरोली दिया है। उसमें आप उसको बुक रीडिंग के हिसाब से पढ़िए, ना कि आप उसको याद करने के हिसाब से पढ़िए, ठीक है। देन उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी एस.आर. रेड्डी एंड रेड्डी है, जो आपको शुरुआत करना है, जिससे आपको स्टार्ट करना है, उससे पढ़िए। देन फील्ड क्रॉप की बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बाय राजेंद्र प्रसाद। क्रॉप आपका इससे कवर हो जाएगा। इसका भी आपको सिर्फ समझने के लिए पढ़ना है, ना कि आपको इसको याद रखना है। आप बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, इससे आप समझ के पढ़िए। देन आफ्टरवर्ड इसके बाद आता है इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस, जो कि डीके दास ने लिखी है। वो भी बुक भी अच्छी है, थोरोली बुक है, सोइल साइंस वालों के लिए प्रेफर की जाती है, पर एग्रोनॉमी में भी सोइल साइंस का आधा पार्ट आता है, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस। अगर जिसको नहीं पढ़ना है, लगता है तो बहुत थोरोली है, तो बेस्ट बुक है उसके लिए एक मेरे पास उसके लिए, जो है सोइल साइंस ट्रीटाइज, जो कि एटेला सत्यनारायण जी ने लिखी है, तो आप उसको पढ़िए। उससे अच्छी बुक आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली, पूरा सोइल साइंस एग्रोनॉमी का उससे कवर हो जाता है। देन एक बुक और है जो आपको स्टार्टिंग से ही लेके चलना है, जो है एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की बुक है। आप उस बुक को स्टार्टिंग से लेके चलिए। मतलब आप 2 घंटे दिन में अगर आप पढ़ रहे हैं, 12 घंटे 16 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से 2 घंटे उस बुक के लिए दीजिए। आपके कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होंगे अगर आपको उस चीज का टर्म पता होगा। टर्मिनोलॉजी आपको याद है, अगर आपको याद है कि इसका मतलब ये होता है, तो आप सेंटेंस तो हर कोई बनाता है, एक टर्म फंस जाती है, उस टर्म को बनाने में दिक्कत आती है। और आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में वही डेफिनेशन की डेफिनेशन उठे कैसी कैसी है। देन नेक्स्ट है मैथमेटिकल एग्रीकल्चर, जो कि न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए मैथमेटिकल एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स, जो अमित भटनागर जी ने लिखी है, उत्तराखंड में रिसर्च प्रोफेसर साइंटिस्ट है, उन्होंने लिखी है। उनकी बुक है, अच्छी बुक है, उसी से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ डाटा चेंज आता है। देन उसके बाद आता है एक बुक और है, जो रामायण है, गीता है, सब कुछ है, ब्रह्मास्त्र, सब कुछ बोल सकते हैं एग्रोनॉमी के लिए। वो है एग्रोनॉमी फैक्ट फॉर कंपटीशन। इसमें सारा कंपाइलेशन करके आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बुक राजेंद्र प्रसाद से भी बनी है, ये बुक रेड्डी एंड रेड्डी एस.आर. रेड्डी से भी बनी है, मतलब सबका कंपाइलेशन इसमें दे दिया है। और ये बुक आपको मतलब ऐसा है कि आपके लिए रामबाण नहीं। लास्ट टाइम पे आपको ना एस.आर. रेड्डी उठाने को पड़ेगी जो 550-600 पेज की है, ना आपको रेड्डी एंड रेड्डी उठाने को पड़ेगी जो 650 पेज की है। ये तो ना पढ़ोगे आप। लास्ट टाइम पे आपको पढ़ना होगा तो आप एक शॉर्ट नोट्स, या आपके नोट्स प्रिपेयर किए होंगे वो पढ़ोगे, या आप नोट्स की जरूरत नहीं है, तो आप एग्रोनॉमी फैक्ट फॉर कंपटीशन उठा सकते हैं। एक बुक और है, छोटी बुक है, एग्रोनॉमी इन सेकंड्स बोलते हैं जिसको। अच्छी बुक है, फैक्चुअल बुक है, कॉन्सेप्चुअल बुक है। वो बुक ऐसी है कि आप अगर तैयारी कर रहे हो और आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है कि अगर बाहर से आ जाए, तो वो बुक आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें इतने कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट है
आप कहीं भी नहीं देखने, और बहुत चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगी, आपका इंटरेस्ट पड़ेगा। मेरे लिए बेस्ट बुक वही है, मतलब मेरे को सबसे ज्यादा पढ़ने में मजा उसी में आता था, क्योंकि मुझे नई चीज मिल रही थी उसमें। ठीक है। उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स के लिए आपको रंगास्वामी की बुक प्रेफर कर सकते हो आप, अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना हो। नहीं तो आपको लगे तो आप किसी हिसाब से आपके सिलेबस नोट्स हैं उससे ही पढ़ सकते हो स्टेटिस्टिक्स। अब मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव बुक्स की। ऑब्जेक्टिव बुक वैसे तो अब स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव बुक्स की जरूरत पड़ती नहीं है, पर फिर भी टाइम मैनेजमेंट के लिए या फिर आपका लेवल चेक करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव बुक जरूर करें। ऑब्जेक्टिव बुक में पहला आता है ऑब्जेक्टिव एग्रोनॉमी, जो कि है थावा प्रकाश की। उसके बाद एग्रोनॉमी एटेग्लान जो है मालीवाल एंड मुंद्रा की। उसके बाद एग्रोनॉमी ट्रीटाइज है। उसमें आपको जो बच्चे बोलते हैं ना सर हमें पुराने पेपर्स नहीं मिलते, हमें कहाँ से मिलेंगे, पुराने पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, आप शेयर कर दीजिए। तो आप एग्रोनॉमी ट्रीटाइज कर दिए, आपको 1990 से लेकर 2020 तक के पेपर आपको उसमें मिल जाएंगे सोल्ड। प्लस उसमें आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, प्लस उसमें आपको 2000 से 3000 पॉइंट जो फैक्चुअल पॉइंट है जो अभी तक पूछे जा चुके हैं हर एग्जाम में। एआरएस हो गया, प्री पीजी हो गया, आईआरए पीजी हो गया, जेट एग्जाम हो गया राजस्थान प्री पीजी का, सबके क्वेश्चन पेपर आपको उसमें मिल जाएंगे। एंड एक बुक है जो जिसका सबको पता है, ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, एसआर कांटवा की बुक है, जो जनरल एग्रीकल्चर के लिए। और हाँ, एक चीज और है, जनरल एग्रीकल्चर के लिए थ्योरी बुक्स है, उसमें तो सबको पता है नेमरा सुंडा और अरुण कात्यान आप प्रेफर करो, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि थ्योरी में सिर्फ जनरल एग्रीकल्चर में आपको जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, फिजियोलॉजी, एक्सटेंशन का थोड़ा सा पार्ट, सोइल साइंस में तो सोइल साइंस आपका इसका कवर हो जाएगा, ये चीजें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद ये इतनी बुक है, अगर आपको लग रहा है कि वीट साइंस मुझसे बुक से नहीं पढ़ा जा रहा तो आप सिलेबस नोट संग्रह को उठाएं, वहां से फोटोकॉपी करवाएं और वहां से पढ़ें, ये चीजें हैं। इसके अलावा आपके अगर नोट्स प्रिपेयर करना हो तो नोट्स प्रिपेयर करें, आपको डायरेक्ट पढ़ना हो तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। हेलो गाइज, यहाँ पर आपको बुक्स के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन जाएंगे तो आपको नीचे यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, एनी एग्रीकल्चर एग्जाम इंटरेस्ट और जॉब स्टेट और सेंट्रल टॉपर सिक्वेंट बुक्स और टॉपर्स नोट्स। इसमें यहाँ पर दो लिंक देंगे। पहले लिंक में आपको अमेजन स्टोर मिलेगा, एजी गुरु का यहाँ पर, और दूसरे में आपको इंस्टा मोजा स्टोर मिलेगा। इसके अंदर आप टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ आपको डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज देख सकते हैं, ये हमारे ही एग्रीकल्चर का एजी गुरु का इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर बुक स्टोर है, सबसे बड़ा और सबसे यूनिक, सबसे लार्जेस्ट एग्रीकल्चर बुक स्टोर है। इसके अंदर आप आईसीएसई जेआरएफ एग्रोनॉमी के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी की यहाँ पर आपको बुक्स मिल जाएगी। यहाँ पर एग्रोनॉमी के लिए आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आईसीएसई जेआरएफ एग्रोनॉमी, चाहे आप किस सब्जेक्ट से करें, पहले आपको जनरल एग्रीकल्चर की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। जनरल एग्रीकल्चर की बुक्स ये आप 5 देख सकते हैं, ये बेस्ट बुक है 5। अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, यूजी में भी है, तो भी आपको ये बुक्स खरीद लेनी चाहिए, आप पढ़नी चाहिए। चाहे आप अदर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, एग्रीकल्चर एग्जाम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास ये बुक्स होनी चाहिए। 5 बुक या तो आप खरीदनी पड़ेगी, ये आप यहाँ पर क्लिक कर खरीद सकते हैं। यहाँ पर पूरा आपको ऑनलाइन यहाँ पर मंगवा सकते हैं। और बाकी बात करें जेआरएफ इकोनॉमिकल स्पेसिफिक बुक्स, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप, लिंक मिल जाएगा। आप आईसीएसई जेआरएफ एग्रोनॉमी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी बुक्स शो हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं सभी बुक्स यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। ऑब्जेक्टिव एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर ग्लैंस, सोइल साइंस, वीड साइंस, सभी जो इन्होंने अभिषेक सर ने बताई है या अदर टॉपर्स ने, सभी ने जो रिकमेंड की है उन्होंने यहाँ पर बताइए, जो वो यहाँ पर ऐड कर दी गई। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आराम से खरीद पाएंगे। इस प्रकार यहाँ से आप खरीद सकते हैं। आपको इन टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए या प्रीवियस इस पेपर, जेआरएफ के पुराने पेपर, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ये दूसरा लिंक पर आप क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये एजी गुरु का ही इंस्टा मोजा स्टोर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, यहाँ पर सभी के लिए आपको यहाँ पर पीडीएफ्स मिल जाएगी। यानी कि बुक्स के लिए तो आपको वहाँ से मंगानी पड़ेगी और पीडीएफ यहाँ पर आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आप आई सर के प्रीवियस पेपर भी देख सकते हैं। आई सर के यूजी के यहाँ अपलोड कर दिए, पीजी के अपलोड कर दिए जाएंगे, जेआरएफ के यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से आप नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हिंदी मीडियम से कोई स्टूडेंट है तो उनको हिंदी में पढ़ना चाहिए या इंग्लिश में पढ़ना चाहिए? नहीं, अगर आप इंग्लिश से डर रहे हो तो आपकी गलती है।
बहुत लोग हैं मेरे साथ वाले लोग हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। पढ़ना आपको इंग्लिश में ही है। आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे समझ में नहीं आएगा, पर पढ़ के तो देखिए। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले से डर जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आएगा सर, मैं कैसे पढ़ूंगा, मेरे से हो नहीं पाएगा, मुझे हिंदी पहले पढ़ना पड़ेगा। तो भाई आजकल गूगल है आपके पास में, आपको कुछ समझ में नहीं आए सर्च करो ना। इंग्लिश में अगर आप अभी से पढ़ोगे ना तो आपकी हैबिट हो जाएगी। अगर आप हैबिट आपका हैबिचुअल हो गया ना, तो यू डोंट नीड एनी हिंदी बुक्स और अदर अदर बुक्स। आपको सिर्फ ओनली इंग्लिश इंग्लिश बुक्स ही आपको समझ में आएगी। अब आगे तक भी इंग्लिश, और इंग्लिश अभी अगर आपका अभी अच्छे से हो गया ना इंग्लिश का, तो आगे आपको दिक्कत नहीं, कि सारे जेआरएफ इंग्लिश में, हिंदी में कभी नहीं होता है, इंग्लिश में होता है। पेपर एग्जाम वगैरह सब कुछ इंग्लिश में होता है। ओके सर। तो आपने हैंड रिटन नोट्स कैसे तैयार किए थे? नोट्स तो देखो, मैं तो रियली बताता हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं नोट्स प्रिपेयर कर पाऊँ। बट नोट्स का मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में तैयार किए थे नोट्स, जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई की थी एसआरटी की। तो नोट्स बना सकते हो, बिल्कुल आप बना सकते हो। वैसे अभी मेरे हिसाब से 2022 तक तो और बुक्स आ जाएगी, तो नोट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप एसआरटी पढ़ते हो तो उसका कंपाइलेशन आ चुका है मार्केट में। जो एग्रोनॉमी फैक्ट में, अगर आप रेड्डी एंड रेड्डी पढ़ते हो, उसका कंपाइलेशन आ चुका है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्रोनॉमी है, सुबैया राज की है। उसका कंपाइलेशन आ चुका है। आप कुछ भी एग्रोनॉमी ब्रीफ पढ़ लो, दोनों एसआर रेड्डी और रेड्डी रेड्डी का कंपाइलेशन एग्रोनॉमी ब्रीफ, मतलब आपको बुक्स बहुत अवेलेबल है, आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जो पॉइंट लिखोगे वो उस बुक में मिलेगा। उनको पता है इंपोर्टेंट पॉइंट, आप इंपोर्टेंट पॉइंट लिखोगे तो वो बुक में मिलेगा। तो आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइम उसमें थोड़ा टाइम चल जाता है। आप नोट्स बनाओ, फिर उसको याद रखो, फिर उसको टाइम नोट्स में जाए, इसलिए मेरे हिसाब से मैंने नहीं किया था। अगर बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किए हैं लास्ट टाइम के लिए, मैंने हमेशा बुक से ही पढ़ा है, मैंने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए थे। तो अगर आप चाहो तो प्रिपेयर भी कर सकते हो। आप इंपोर्टेंट पॉइंट सिलेक्ट करो, आप लिखो उनको अच्छे से, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, पेज नंबर डालो वहाँ पे, कि यहाँ पे लिख रहे हो कि ये चीज इस जगह पे इस बुक से है। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप उसका पूरा डिटेल पढ़ सकते हो, इसे आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। यस सर। तो अब आप बताइए, आपने मेन एग्जाम को किस तरह हैंडल किया? आपने कितने राउंड में किया, कितने टाइम में किया, कितने क्वेश्चन किए थे, और क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का? देखो एनटीए का जो इस साल का पैटर्न, 2 साल से पैटर्न आ रहा है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब कहाँ एग्रोनॉमी के टॉपर्स 400 से ऊपर जाते थे, 480 में से 420, 435, ऐसे कुछ ऐसे टॉपर आते, टॉप 10, मतलब 10th रैंक लगती थी उसके भी 435 से ऊपर नंबर रहते थे। और आज ऐसी कंडीशन है कि 10th रैंक है उसके 312 नंबर, 15 नंबर, ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो अगर आप 328 नंबर शायद, हाँ 328 है 10th रैंक के, तो अगर आपको कितना पढ़ लो आप, मतलब बुकें पढ़ दो, 40 बुक पढ़ दो, 30 बुक पढ़ दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप जब पेपर दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, और आप वहाँ पे अपना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, तो आपको कोई मतलब नहीं आपने कितना पढ़ा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप गलत करके आओगे। सबसे पहली चीज है, अगर आप तैयारी करके एग्जाम देने जा रहे हो तो फ्री माइंडेड रहो। एग्जाम देने से पहले आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, स्टार्टिंग के गलत नहीं हुए, सॉरी, अगर हार्ड आ गए, मेरे को बन नहीं रहे, तो आगे भैया 120 में से 3 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको देखो ना। 3 क्वेश्चन छोड़ो, आगे बढ़ो। बहुत लोग यही करते हैं कि शुरुआत के 3 क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि अब क्या होगा, 3 तो अपने से बन ही नहीं रहे, आगे और नहीं बनेंगे। तो भाई अपने 120 पूरे थोड़ी ना देखे, 117 देखे ना, 3 देखे ना, 17 बचे ना। तो बस ऐसा है, तो इससे आगे बढ़ो। एंड रही बात मेरी, तो मैंने सबसे पहले मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 70 क्वेश्चंस लगाए थे। टोटल मैंने 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 86 क्वेश्चन राइट हुए थे, और जो 26 क्वेश्चन मेरे गलत रॉन्ग हुए थे। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 70 क्वेश्चन लगाए थे, और मैंने सेकंड अटेम्प्ट में बचे क्वेश्चन लगाए थे, 40 क्वेश्चन लगाए थे। बट मैंने तो 115 लगाए थे, मैंने फिर कम किए 5 क्वेश्चन। मैंने कहा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो रैंक नेगेटिव मार्किंग 1-2 नंबर से डिसाइड होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन, अगर मेंस में, अगर आपका मेन एग्जाम है आज, कल मेन एग्जाम है, और अगर आपका प्रेशर आपके हाथ में है, आपको पता है कि मैं कर लूंगा, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर आपका पेपर हार्ड है, तो एक बात बताओ, अगर पेपर हार्ड आता तो सबके लिए आता है ना, आपके लिए थोड़ी ना आता है। यस सर। मेन वो है ना, सब ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए हार्ड आया तो बाकी के लिए सिंपल आ गया, या उनको अलग पेपर मिल गया। हार्ड आएगा तो देखो, इस साल हार्ड आया, तो हार्ड आया तो टॉपर कितने पे खिसक गया, 387 पे, ठीक है, और सेकंड टॉपर 350 पे, ऐसे तो खिसक गए। हाँ, हार्ड सबके लिए आया ना, ऐसा तो है नहीं कि हार्ड मेरे लिए या तुम्हारे लिए आया हो। तो इसलिए हार्ड कुछ नहीं होता है, आपका प्रेशर या आपका उस टाइम का जो वो 2 घंटे होते हैं वो मायने रखते हैं, आपने पेपर के सोल्व किया है। तो आप बिना टेंशन से पेपर देना, और कोई भी दिक्कत आए तो मम्मी पापा से सलाह लें, बात करें, बस उतने में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती।
और वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कैसे बचे, मतलब कितने क्वेश्चन मैक्सिमम करें कि मान सकते हैं कि आराम से हो जाए फिर उसके देखो, अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, बीएचयू 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का फंडा है, जैसे 1/4 नेगेटिव मार्किंग कही है, आईसीआर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो अब हमको लग रहा है, हमने पूरे 120 क्वेश्चन देख लिए हैं, हमको लग रहा है कि पेपर बहुत टफ है, मतलब बहुत टफ है। 120 में से 60 क्वेश्चन बन रहे हैं, बनाने लायक टॉपर जो पढ़ रहा है उससे 60 क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके अलावा उससे बन नहीं रहे। ठीक है, यहाँ है। तो अपने को पता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और अपने को दो एलिमिनेशन मेथड अपने को पता है कि मैंने ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आया, हमको पता है कि दो ऑप्शन है, इससे रिलेट नहीं कर रहे। तो आप एक काम करो, दो को हटाओ। अब आपको समझना है कि इन दो टॉपिक में से, इन दो ऑप्शन में से इससे रिलेट कर रहा है, दोनों ऑप्शन रिलेट कर रहे हैं। हम तो उस जगह पे आपको अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो आपको लगा देना है। मैंने यही किया था। ओके, अगर आपको पता आपने 10 क्वेश्चन सही किए, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सही 1/4 नेगेटिव मार्किंग, और आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो आपको लग रहे थे कि इन दो में से हो सकते हैं। तो अगर आपका 10 में से अगर 6 क्वेश्चन भी गलत होते हैं, ठीक है, तो आपके 4 क्वेश्चन सही हुए, 4 क्वेश्चन के 20 मार्क्स हुए। ठीक है, सॉरी, 4 क्वेश्चन के 16 मार्क्स हुए। ठीक है, अब 16 में से आपके अगर 6 भी चले गए तो आपके 10 हाथ में है ना, 10 मार्क्स तो हाथ में है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को देखें कि पेपर देख के नेगेटिव मार्किंग का ऐसा है। बाकी 1/3 जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है वहां आपको बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है कि आप नेगेटिव मार्किंग करो। आप वहां सोचना ही नहीं है कि दो में से तो लगाना ही नहीं है। बीएचयू के पेपर में यही होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। वहां पे आपको ऑप्शन वो नहीं रहता कि आपको 25% नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती है, वहाँ 33% हो जाती है। इसलिए वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। तो वहां तो संभल के चलना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ, थोड़ा सा लग रहा है मुझे ये वाला लग रहा है, थोड़ा सा 75-25 होता है कि यार ये वाला भी हो सकता है, पर ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं लगा दूं। तो आप वहां लगा सकते हो अगर पेपर आपका हार्ड है तो। बाकी बेसिकली आपको 80 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट में से करने हैं कि सही हो। अगर आपने 90 क्वेश्चन सही कर लिए जिसमें 10 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो आपका 320-300 से ऊपर नंबर आ जाएंगे, क्योंकि अभी एनटी का पैटर्न जैसा है तो इसमें टॉपर 400 से बाहर मेरे हिसाब से जाएगा नहीं। स्टेटमेंट वाले हर किसी से नहीं बनते क्वेश्चन। अब तो नेसेसन रीजनिंग डाल दिया, इस बार तो हमने स्टेटमेंट के हिसाब से तैयारी करी थी, प्रिपरेशन किया था, और इस बार नेसेसन रीजनिंग डाल दिया। और एक चीज और है, आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट है। वहाँ एग्जाम के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट जिसका अच्छा है वही रैंक लगाता है, क्योंकि आपको पता है 120 में से 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो स्टेटमेंट और नेसेसन रीजनिंग के थे। एक स्टेटमेंट में 6 स्टेटमेंट प्लस उसके जो ऑप्शन थे वो भी ऐसे थे कि बहुत 1 and 2 आर राइट, बहुत 1, 2 and 3 आर राइट। हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना, हर एक स्टेटमेंट को समझना, हर एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन से रिलेट करना और पता करना है गलत है कि नहीं सही है। इसमें एक क्वेश्चन को करने में कम से कम 4 मिनट लगते हैं, अगर बहुत अच्छा पढ़ने वाला भी हो तो उसको समझने में, करने में। अगर 60 क्वेश्चन आ गए ऐसे तो 640 to 40 मिनट्स ये हो गए। हमको मिलते हैं 180 मिनट, सॉरी 120 मिनट, तो 240 दुगने हो गए। तो बस यही है, सिर्फ 60 क्वेश्चन करने के लिए 240 मिनट अगर बर्बाद कर दें तो फिर कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। 4 घंटे में अपना पेपर हो, 2 घंटे का पेपर रहता है। सिर्फ 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन तो बचे ही है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जो लग रहा है कि ये अपने से पढ़ नहीं रहा है तो छोड़ो, आगे बढ़ो, दूसरा देखो। कम से कम जो अपने को 70-80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अपने को बनेंगे, अपने से याद होंगे, वो करो। न्यूमेरिकल से मत डरो, न्यूमेरिकल पहले करो, क्योंकि न्यूमेरिकल ही मार्क्स दिलाते हैं। हर कोई न्यूमेरिकल नहीं करता है। मेरे मार्क्स न्यूमेरिकल की वजह से आए। न्यूमेरिकल पहले करो, मेरा एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं हुआ है। यस सर। इसलिए न्यूमेरिकल, सबसे पहले न्यूमेरिकल पे ध्यान दो, ठीक है। ओके सर। और सभी 120 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होते हैं? हाँ, सभी ऑब्जेक्टिव सब होते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट का अंतर रहता है। स्टेटमेंट्स में आते हैं, वो पूछता है बोथ स्टेटमेंट आर राइट एंड बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है वो। ओके सर, आपने बहुत अच्छी तरह बता दिया। अगर कोई जो देख रहा होगा उसके लिए तो रामबाण होगा ये वीडियो। ऐसा कोई बताता नहीं इतनी स्ट्रेटजी। तो अब बता दीजिए आपने। नहीं, वो तो थोड़ा गाइड होता है। बढ़िया। आपने एग्जाम के लास्ट 10 डेज में कैसे रिवीजन किया था? देखो, रिवीजन मैंने 2 महीने पहले से स्टार्ट किया था। 2 महीने बचे थे एग्जाम के, तभी रिवीजन स्टार्ट कर दिया था मैंने। रिवीजन ऐसा कि जैसे मैंने रिवीजन को टाइम टेबल में बांट दिया था। जैसे कि मेरे एक दोस्त ने मेरे को इसके बारे में बताया था, वो भी अभी पंतनगर में है। उसी ने मेरे को जरा बताया था कि ऐसे ऐसे पढ़ना है। मैं पहले बुक से पढ़ता था कि एक बुक कंप्लीट करी, आगे बढ़ो दूसरी बुक। फिर मैं सारी बुक एक साथ लेके चला। मैंने एक महीने में 15-15 दिन का रिवीजन बांट दिया पूरी बुक्स का। मुझे आज ये पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक इतने दिन में खत्म करना है, ये पढ़ना है, वीट साइंस मुझे यहाँ से पढ़ना है, इतना खत्म करना है। तो मैंने 15 दिन का रिवीजन बांट दिया। एक महीने कंप्लीट हुआ, मैंने उसमें 2 टुकड़े करके 15-15 दिन का 2 रिवीजन ले लिए। उसके बाद बचा लास्ट मंथ में 10
दिन में तीन डिवाइड करें और मैंने 2 रिवीजन लिए, 2 रिवीजन उसके लिए 10-10 दिन में। अब बचा लास्ट 10 डेज। अब मेरे पास 10 डेज बचे। अब मैंने उस बुक में सारी किताबें रखी, मैंने पुराने पेपर्स उठाए, उसका मैंने एक बार अपना वो देखा कि अपने से बन रहे हैं क्वेश्चन, नहीं बन रहे, ठीक है बन रहे हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव बुक्स उठाई, वहां से मैंने जिसमें गोले लगाए थे जो मैंने, और हाँ एक चीज और ऑब्जेक्टिव बुक से याद आया, बच्चे क्या करते हैं लास्ट टाइम पे, बच्चे क्या करते हैं कि पूरा जो ऑब्जेक्टिव बुक्स है वो, जैसे कि आपने इरिगेशन पढ़ा, अब इरिगेशन पढ़ने के बाद में हम क्या करते हैं कि जैसे हमने फ्लडिंग पढ़ा, ठीक है, या टाइप्स ऑफ इरिगेशन पढ़ा, या फिर अदर चीज पढ़ी, ड्रिप इरिगेशन पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, तो क्या करते हैं कि हमने पढ़ लिया, हमसे एक दिन में हमसे पढ़ा गया पूरा फ्लडिंग वाला पोर्शन या ड्रिप इरिगेशन वाला, स्प्रिंकलर वाला, तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव उठाते हैं, इरिगेशन वाला पोर्शन खोलते हैं और बस टिक लगाने लग जाते हैं। तो ये सबसे बेड मेथड है, सबसे बेड मेथड है, क्योंकि ये आपको पता है, आप अपने आप को सिर्फ इंटेलिजेंट समझ रहे हो। सबसे बेकार चीज है, क्योंकि आपको पता है हमने अभी तो पढ़ा है, आपका दिमाग अभी कॉन्शियस है, आपको पता है कि हमने अभी पढ़ा है और हम क्वेश्चन लगाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा, हमसे बन रहे क्वेश्चन। तो ये गलत चीज है। आप बस उस 5 दिन या 6 दिन के लिए आप बस उस चीज में टॉपर रहोगे, आपको लगेगा हमसे सब बन गया, हमको आता, आगे बढ़ो। कभी भी ऐसे ऑब्जेक्टिव कभी नहीं लगाना। आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आप ऑब्जेक्टिव बुक उठाओ, उस ऑब्जेक्टिव बुक को आप पूरा लगाओ, पूरा लगाने के बाद में आपको जो नहीं बन रहा है, जो आपसे गलत हुआ है उस पर गोले लगाओ, या आपका जो भी मार्क है वो लगाओ और वो चीज भाई छोड़ दो, फिर नेक्स्ट रिवीजन करो, फिर देखो कि आपसे वो जो गोले वाले बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ऐसे करके आपके पास ऐसा टाइम आया कि लास्ट में आपके पास 3 से 4 गोले बचेंगे एक सब्जेक्ट में, एक पेज पे, सॉरी एक पेज पे 2 से 3 गोले बचेंगे, और कभी कभी तो बचेगा ही। और फिर लास्ट टाइम पे वो 10 दिन में आपको ये गोले ही पढ़ना है और कुछ पढ़ के नहीं जाना है। यस सर। लास्ट टाइम में सिर्फ इतना है कि वही बात है, लोग बोलते हैं कि लास्ट टाइम में पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, लास्ट टाइम पे एंजॉयमेंट करना चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट टाइम पे आपकी कंटिन्यूटी, मैंने तो पेपर के एक दिन पहले तक पढ़ाई की है, रात की 1 बजे तक भी पढ़ाई की है। तो मैंने पेपर लगाए थे रात को 1 बजे 2016 से लेके 20 तक के। तो इसलिए आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए, आपको लोग बहुत लोग बोलते हैं कि 3 दिन पहले आराम करना चाहिए, पढ़ाई मत करो, मूवी देखो, एंजॉयमेंट लो। कुछ भी नहीं है भाई ऐसा, पढ़ाई करो। 3 दिन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3 दिन में भी आपका रिवीजन हो सकता है लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है आप छोड़ दो भाई, 3 दिन क्यों बर्बाद कर रहे हो, अपने पास 3 दिन है ना अभी। 3 दिन में आप कुछ एक टॉपिक याद रख सकते हो, 3 दिन में आप कॉन्सेप्ट सही कर सकते हो, जो आपको गलत है, आपको दिक्कत आती है, आपका रिवीजन कर सकते हो 3 दिन में। तो एंजॉयमेंट करना ना, आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद। ओके सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने पर्सनल लाइफ यानी कि स्टडी को और साथ में कॉलेज लाइफ को कैसे मैनेज किया, और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, कौन सावधानी रखनी चाहिए तैयारी करते वक्त? देखो कॉलेज लाइफ तो देखो ऐसा है कि हमारे टाइम पे तो लॉकडाउन था, तो हमें तो बहुत अच्छा फायदा मिल गया उस चीज का। हमें क्लासेस हमारा ऑनलाइन हो गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई उस चीज में। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, तो रावे हमारा यहीं से हो गया, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। हाँ, अगर तुम जिस जो भी है उनको ऑनलाइन ऑफलाइन बुला लिया है, तो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा दोनों जगह। वोल्टियर वालों के लिए स्पेशली बात है कि उनको रावे भी मैनेज करना है, आपको पढ़ाई भी करना है, आपको अदर एक्टिविटीज भी देखना है, घर परिवार में भी देखना, वहां जाना आना रहता है। तो इसलिए आपको आपके हिसाब से तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे टाइम पे ऑनलाइन था, तो मैंने उस चीज को कवर कर लिया। अगर ऐसे हो तो आपको थोड़ा सा भी ढील नहीं देना है, आपके पास समय बहुत कम है, और हो सकता है इस साल ओमिक्रॉन ना आए, या आ भी जाए तो आपका फायदा है, ना आए तो वो एग्जाम भी आपकी 1 सितंबर में नहीं होगी, हो सकता है जुलाई में हो जाए, क्योंकि उसका जो रियल टाइम टेबल एग्जाम का वो जुलाई का ही है। यस सर। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखें, आप जुलाई को लेके ही पढ़े। आप सितंबर में मत जाएगा, हर साल सितंबर में एग्जाम हो रही, तो इस साल भी वही होगी। आप जुलाई तक का ही पढ़े। रिविजन आप मार्च तक पे रखें, मार्च के बाद मुझे रिविजन करना है, अप्रैल के बाद मुझे रिविजन करना है। तो इसके जेआरएफ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलते हैं, किस मंथ में? लगभग इसके फॉर्म वो तो डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर, लगभग अच्छा जुलाई में एग्जाम अगर हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, तो उसके अप्रैल में फॉर्म निकल आते हैं, अप्रैल के समथिंग निकल आते हैं। बट अगर जैसे हमारा पिछले बार फॉर्म निकल आया था अप्रैल में, हाँ जून के समथिंग निकल आया था शायद, जून, हाँ 1-2 महीने पहले एग्जाम के फॉर्म आ जाते हैं, 2 महीने के समथिंग आ जाते हैं, 1-2 महीने के समथिंग फॉर्म निकल आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा? हाँ मोटिवेट क्या, हाँ मैं तो मैं भाई ऐसे अंकित कुमार भी इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे मैं भी बहुत सारे चैनलों पे, यूट्यूब चैनलों पे इंटरव्यू देखा करता था कि मुझे भी एक दिन IRA जाना है, मुझे भी आलिया बटोरनी है, मुझे भी लोग इंटरव्यू ले, बस इस चक्कर में मेरे को पढ़ना, मेरे को बस मेरा भी कोई इंटरव्यू ले, अपन भी देखें, अपन बच्चों का एक तरह अच्छा लगता है, लोग पूछते हैं, बधाइयाँ देते हैं,
बस इसी चक्कर में ये सोच के पढ़ना चालू किया। बस इसी चक्कर में हर बार डिमोटिवेट होते ये याद कर लेते कि मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, जहाँ मैं रहा हूँ सीओर में, जहाँ मैंने तैयारी करी। इन्होंने बहुत मोटिवेट किया। जब जब मैं लगता था कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तब तब इन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, मैं तो ये भी बोलने लग गया था कि यार IRA नहीं, मेरे को तो पंतनगर भी चलेगा, मेरे को तो कोई सा भी चलेगा, मुझे फेलोशिप मिल जाए। पर उन्होंने बोला नहीं, IRA लेना है अपने को और कहीं नहीं जाना, IRA ही चाहिए आपको। ये मोटिवेशन आपके ऊपर है, आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करो। वो सबका अपना अपना, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता है, कोई खुद से मोटिवेट होता है कि नहीं मुझे वो जो वीडियो में इंटरव्यू में वो ले रहे हैं मुझे वहां जाना है, वहां बैठना है। तो आपने JRF के लिए एग्रोनॉमी को ही क्यों चुना? या ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, वो सोचते हैं कि JRF किस सब्जेक्ट से करें, तो उनके लिए आप क्या राय देंगे? देखो सब्जेक्ट तो अपने अपने पर डिपेंड करता है। किसी को हॉर्टिकल्चर अच्छा लगता है, किसी को एग्रोनॉमी, किसी को पैथोलॉजी बहुत पसंद आता है। ब्रीडिंग वालों, जो नीट वाले आते हैं उनको प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स समझ में आता है। बाकी मैंने एग्रोनॉमी इसलिए चुना था कि जैसे कि हम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देखते हैं, ठीक है। अगर अपना JRF में सिलेक्शन नहीं होता, मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि अगर नहीं होता है तो अपना एग्रोनॉमी बेसिक क्लियर रहेगा और मैक्सिमम एग्रोनॉमी में आप सब कुछ पढ़ लेते हो। आप सोइल साइंस भी पढ़ लेते हो, आप एक्सटेंशन भी पढ़ लेते हो, आप इंटरमोपैथो भी पढ़ लेते हो, आप इकोनॉमिक्स का हल्का सा पार्ट भी पढ़ लेते हो, ब्रीडिंग जेनेटिक्स सब कुछ पढ़ लेते हो आप एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी में आप सिलेबस भी एग्रोनॉमी का सबसे बड़ा है, तो आप इसमें सब कुछ पढ़ लोगे ना, तो आपका जनरल एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है वो आपके हाथ में होगा। मतलब आपको कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए मैंने, जैसे आप हॉर्टिकल्चर ले तो आप पूरे एक तरफ हो जाते हो एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, कॉम्पिटिशन एग्जाम से, कि आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ना है। अगर आप पैथोलॉजी में चले गए तो आप उससे भी अलग हो जाते हो। तो मैंने एग्रोनॉमी से चुना कि ये बेसिक एग्रीकल्चर है, इसलिए मैंने एग्रोनॉमी चुना कि अगर अपना अगर भविष्य में गवर्नमेंट एग्जाम्स निकली, इसके कोई सभी कंपटीशन एग्जाम्स निकली, तो उसमें अपन अपने को अगर लग रहा है कि हमें पता है कि हम निकाल सकते हैं, तो हमारा एग्रोनॉमी पार्ट क्योंकि एग्रोनॉमी सोशल साइंस से बेसिकली फायदा ये है कि पैथोलॉजी में ज्यादा सब्जेक्ट में 2 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, वो नहीं पढ़ने पड़ते। इकोनॉमी में 3-4 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ता है। आपको ब्रीडिंग जेनेटिक्स भी पढ़ना पड़ता है, आपको सोइल साइंस भी पढ़ना पड़ता है मेजर में, आपको इकोनॉमी पढ़ना पड़ता है डीप में। तो ये चीजें आपको बहुत आगे चल के फायदा देती है। टफ लगता है पढ़ने में, टफ लगता है। इकोनॉमी को तो लोग हल्के में समझते हैं, बहुत सारा सिंपल सब्जेक्ट है। सबसे कम कट ऑफ इसी का जाता है, पर सबसे कम कट ऑफ इसी का जाता है। मतलब कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है देख लो। प्लांट ब्रीडिंग का टॉपर ही 410-15 के ऊपर है, इसका टॉपर 387 पे ओनली 1 एक, उसके अलावा फिर 350 के समथिंग है। सीटें भी इसमें ज्यादा रहती है। लोग समझते हैं इकोनॉमी में सीटें ज्यादा है, सीट्स बहुत है, पर कंपटीशन भी इसमें बहुत है। लगभग कितनी रहती है सबसे ज्यादा बच्चे इसी का एग्जाम देते हैं। सीटें लगभग 200, लगभग 198 थी पहले, इस बार थोड़ी सी बढ़ गई है अदर कॉलेज में, कुछ कम भी हो गई है। तो 212 या 200 के समथिंग तो मान के चलो सीटें रहती है, जिसमें से 90 या 74 सीटें 95 के समथिंग JRF की रहती है, बाकी नॉन JRF रहती है, जिसको एंट्री स्कॉलरशिप मिलती है। ओके सर, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान अब देखते हैं, SRF करने का है वैसे, और सेकंड अभी तो दिल्ली बुलाया नहीं है, बुलाएंगे तो UPSC करने का भी है। देखते हैं जो भी होगा वो तो फ्यूचर में अब जो डिसाइड करेंगे। अब कोई बता दीजिए, कोई JRF स्टडी के लिए जूनियर्स के लिए फाइनल वर्ष कोई अगर कुछ रह गया तो आप बताना चाहते हो तो? वैसे तो देखो सब कुछ कवर हो गया है, बस ऐसा है कि अगर आपको करना है तो कर लीजिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप आज से, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही स्टार्ट कीजिए। अगर आप कल ये वीडियो देखेंगे तो आप कल से स्टार्ट, जब ये वीडियो देखें अगर आपको लग रहा है कि मुझे स्टार्ट करना है तो उसी दिन से स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं 2 दिन बाद सोचता हूँ मुझे करना है, मैं घर घुमाता हूँ उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगा। मैं आज थोड़ा सा मूवी देख लेता हूँ उसके बाद कल से पढ़ूंगा। मेरे पास सिलेबस ही नहीं है, मैं सिलेबस डाउनलोड कर लेता हूँ, बुक्स मंगा लेता हूँ, उसके बाद पढ़ूंगा। तो ये आप अपने आप को बहाना दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आज से ही करिए स्टार्ट, बुक्स मंगाइए। बुक्स आप, हाँ एक चीज और बहुत कुछ करते हैं, PDF से पढ़ते हैं। देखो अपना बुक्स अपनी धरोहर होती है, अगर आप पढ़ रहे हो ना तो खुद की बुक से पढ़ो ना, आप PDF के चक्कर में रहो ना, आप बुक्स मंगाओ। थोड़ा सा पेमेंट आएगा, पेमेंट लगेगा, जितना अफोर्ड कर सकते हो आप महीने का, कि आप 500 रुपए खर्च कर सकते हो महीने बुक्स के लिए, तो बुक्स मंगाओ। बुक्स से ही फायदा होगा, बुक्स पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा। PDF में वो आनंद नहीं आता है पढ़ने का, वो मजा नहीं आता है। तो बुक्स मंगाइए और डिसेंसी से पढ़िए, कंटिन्यूटी से पढ़िए। आपका खुद का उसमें मतलब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए उसमें। डिसिप्लिन आपका होना चाहिए अगर आप पढ़ रहे हो तो। ऐसा नहीं कि हम किसी को देख के पढ़ रहे हैं, 2 दिन का जोश रहता है, खत्म हो जाता है। पढ़ना है, बस पढ़िए। इसके अलावा कोई मैं अलग से कोई जादू तो है नहीं कि मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, पढ़ना ही पड़ेगा। यस सर।
और बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के बीच में ये कन्फ्यूजन रहता है कि बीएससी के बाद जॉब की तैयारी करें या एमएससी करें, तो आप बताइए एमएससी करनी चाहिए या जॉब की तैयारी करनी चाहिए, कुछ देखो, जॉब तो आ नहीं रही है, सीधी बात है, गवर्नमेंट जॉब निकाल ले रही है। दूसरी बात, अगर आप एमएससी कर लेते हो तो जो हर साल एग्जाम निकलती है, जैसे एनएससी हो गया, इफको हो गया, ये एनएससी का एग्जाम्स हो गए, इफको हो गए, क्रिप्को हो गए, अगर आप एजीआरएफ ना करके एमएससी नॉर्मल स्टेट एमएससी भी करते हो तो करना चाहिए। बीएससी के बाद बहुत कम स्कोप होता है आपको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करना। अगर मान लो आपके यहाँ पे एडीओ आ गया, एडीओ का एग्जाम आया, अब एडीओ का एग्जाम आया तो एमएससी जो एसएडीओ एडीओ है वो एमएससी जो पास आउट है वो ही दे सकते हैं, तो आप वहां से रह जाओगे, आप कितनी पढ़ाई कर लो। तो एमएससी 2 साल और करके एमएससी करो तो सही। आप सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, आपको फील्ड का नॉलेज होगा, आपको रिसर्च का नॉलेज होगा, तो आपको फ्यूचर में मालूम पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। एमएससी आप करोगे तो आप बहुत चीजों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर इवन आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, आपकी कंडीशंस खराब है कि मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा, तो एमएससी अगर आप कर लोगे ना, तो प्राइवेट जॉब में भी आपको सैलरी ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट वालों से ज्यादा मिलेगी, मतलब 10,000 आपको ज्यादा मिलेगी। जिसका 25,000 रहेगा तो 35,000 आपका रहेगा। तो मेरे हिसाब से एमएससी करना जरूरी है। बाकी तैयारी कीजिए, अगर तैयारी करना हो, और जो भी कीजिए अच्छे से मन से कीजिए। देखो भाई, इनका चैनल मैंने देखा है, मैंने कल ही उनका पूरा वीडियो देखे, लाइक किए हैं, बहुत शानदार वीडियो है। बाकी वीडियो अच्छे हैं, वीडियो आप देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको लेना है, आपको अगर कुछ लगे कि नहीं मुझे कुछ सीखना है, कोई सा नई चीज देखनी है एग्रीकल्चर के बारे में, तो आप कुछ अपडेट लेनी है, लेटेस्ट अपडेट लेनी है, तो आप इनसे जुड़िए, बाकायदा इनको सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट कीजिए इनके उस पर, अगर आपको कुछ दिक्कत हो, क्यूरी हो। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में भी आपको कुछ पूछना हो मुझसे, तो आप इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है। आपको कैंपस टूर के बारे में जानना हो, आपको टॉपर इंटरव्यूज के बारे में जानना हो, अगर आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना हो, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एबीएम वगैरह, जो भी आपको लगे, जिस चीज जानना है, ये इस यूट्यूब चैनल पे आपको सब कुछ मिल सकता है। आपको सारे अमेजिंग यूनिक एक्सक्लूसिव मिल सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस मिल सकते हैं। जो लगे आप इससे जुड़िए, बहुत अच्छा चैनल है, मैंने इसको देखा है। ये बंदा फील्ड से जुड़ा होके, मतलब खेत में इवन काम करते हुए ब्लॉग बना देता है। बहुत चीजें इसने बताई है, मैंने देखा है, मेरे को बहुत शानदार चैनल लगा। मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे लगा है कि हाँ, ये चैनल वर्दी है, इसको आगे बढ़ना चाहिए।